Hey guys, welcome back to our lecture 3 of Python Mastery series, and today we are gonna continue with our lecture where we are gonna continue with conditions and loops in Python. Objectives for today's lecture are gonna be we're covering if, else, loop, then we'll cover comparison operators, logical operators, nested conditions, and then we'll see random module. We have already studied and discussed the basics of modules and pip installation in our last lecture, and today we will continue with the random module. We will know about its few functions and how to use them. Okay, we have already seen random module a bit. We created a dice also with Python, so if you haven't watched the previous lecture, you अब देखेंगे वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, रेंज फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ब्रेक टैग क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, पास क्या होता है, एंड देन विल सॉल्व सम पैटर्न प्रॉब्लम्स। देखो ये जो पैटर्न प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी किसी भी कॉलेज लेवल टेस्ट हो या जॉब लेवल इंटरव्यू हो, हर जगह आपको जो या तो डीएसए के क्वेश्चन वगैरह दिखते ही हैं, उनके साथ आपको ये पैटर्न प्रॉब्लम्स भी दिखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कॉलेज लेवल क्वेश्चन में तो देखो आता ही है पैटर्न प्रॉब्लम्स, मतलब आना कन्फर्म है, ठीक है। और ये आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है, क्योंकि इससे आपको सोचने पे मजबूर करेगा वो कि आप लोग को किस तरीके से उस पैटर्न को प्रिंट कर पाओगे आप, ठीक है। So we will discuss all that, and of course we will be following our own Python handbook. I hope you guys have downloaded this. इसकी लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे Python मास्टरी सीरीज कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर पाइथन मास्टरी सीरीज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सो व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स? देखो, कोई भी अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो लूप्स जो होते हैं ना, वो उसके काफ़ी एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। लूप्स का आपको हर जगह काम आएगा। आपको इसके लिए प्रॉपर लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ रन करनी है तो आप वहाँ पे इफ़ एल्स लॉजिक बनाते हो, कि अगर आपको सिंपल मान लो कि बनाना है, चेक करना है कि कोई आदमी 18 से ऊपर इसकी एज है कि नहीं, तो आप सिंपली इफ़ एल्स लूप बनाते हो, जहाँ पे आप इफ़ के अंदर एक कंडीशन डालते हो कि जो उसकी एज है वो ग्रेटर दैन 18 है, और तो हम उसको प्रिंट कर देंगे यस। और अगर उसकी एज लेस दैन 18 है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नो, ठीक है। ऐसे इफ एल्स लूप के लॉजिक होते हैं, ठीक है। सिंपल सा होता है ये सब कुछ, आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के कुछ ऑपरेशंस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है? क्या होता है? रिमाइंडर देता है। ये हमने इसे अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में सारे ऑपरेटर्स वगैरह देखे थे, तो आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर डिस्कस किया था, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सारी चीज़ें, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से पहले मॉड्यूलस ऑपरेटर की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। देखो, the modulus operator yields the remainder when the first operand is divided by the second. In Python, it has three main applications. देखो, मॉडुलस ऑपरेटर्स के कुछ आपको मेन एप्लीकेशंस, प्राइमरी जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आप लोग को जानने हैं, ठीक है, क्योंकि यही एप्लीकेशंस आपके हर जगह काम आएंगे। चलो, इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इन सबको जल्दी जल्दी से देख लेंगे। मैं अपने VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बना लूँगा lecture3.py नाम की एक फ़ाइल, जिससे हमारा आज की जो लेक्चर 3 फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, इसमें हम लोग कोड करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब इस कोड को समझने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग का जो इसका मॉडुलस ऑपरेटर का एप्लीकेशन है वो है चेकिंग पैरिटी वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड। मतलब ये आप लोग का एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पर ये चेक करता है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया एक्स। एक्स को हमने 17 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब 17 क्या है? 17 एक ऑड नंबर है, बट हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ये पता कर सके कि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जो वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जो सारे इवन नंबर होते हैं वो तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखो, x इज़ इक्वल टू 17। अब यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दी है, इफ़ x मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इवन। और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे ऑड।
सिंपल, इफ़ एक्स मॉडलस टू इज इक्वल टू जीरो, मॉडलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। अगर किसी नंबर को हम लोग टू से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो इवन नंबर है तो वो टू से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसका क्या रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ना। मतलब देखो, जैसे अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर इवन कोई भी ले लो, मैं ले लूँ 16 ही ले लेता हूँ। 16 को मैं टू से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 2 8 जा 16 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा 16 × 16 कैंसिल होकर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो कोई भी जो इवन नंबर होते हैं ना, उनको अगर टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। इसीलिए हम लोग इस लॉजिक को यूज़ करते हैं अपने कोडिंग में इवन ऑड फाइंड करने के लिए। तो इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई टू एंड द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, यानी कि एक्स मॉडुलस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन प्रिंट इवन एंड प्रिंट ऑड। प्रिंट ऑड कब करना है, जब वो टू से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हो रहा है तो ये करेंगे, एल्स प्रिंट ऑड। अगर मैं इसे रन करूँ, देखो मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें ऑड प्रिंट होके आ रहा है। क्यों, क्योंकि 17 एक ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 16 लिखता और मैं इसको ऐसे रन करता, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया था, इवन। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि हमें इवन ऑड चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, अभी आप लोग को यहाँ पर शायद एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर डबल इक्वल टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल से इनिशियलाइज़ करते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने इनिशियलाइज़ किया है। मैं बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 16 है, लेकिन जो डबल इक्वल टू होता है ना, वो इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर नहीं होता, वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। वो हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए बना होता है। अगर मैं करूँ प्रिंट प्रिंट 16 इक्वल टू 16, अगर मैं ऐसे लिखूँ और मैं ये सारा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ट्रू आ रहा है। क्यों, क्योंकि 16 तो 16 के इक्वल ही है ना। ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कि 12, और अगर मैं इसको रन करूँ तो फॉल्स, क्योंकि 12 16 के इक्वल कैसे हो सकता है, समझे। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, या फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू, या फिर लेस दैन इक्वल टू। देखो ये तो मैथ्स में तुमने पढ़ाई होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि 12 है, वो 16 से छोटा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि या तो 12 16 से छोटा है। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट प्रिंट कर दूँ तो क्या आएगा, ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूँ, इसका मतलब ये है कि या तो चेक करना है कि या तो ये नंबर 16 से छोटा है या 16 के इक्वल है। तो ये 12 पे भी ट्रू देगा, और यहाँ पे अगर 12 की जगह पर 16 होता तो वो 16 पे भी ट्रू देता। क्यों, क्योंकि ये 16 जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन और में सेटिस्फाई हो रही है, या तो छोटा हो या इक्वल टू हो। सिमिलरली यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 पे भी ट्रू देगा, और यहाँ पर 26 पे भी ट्रू देगा, कि या तो उससे बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो, समझे। तो हमारे कुछ इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पर मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर, हमने देखा यहाँ पे इक्वल टू, फिर हमने देखा ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिर हमने देखा लेस दैन इक्वल टू, फिर नॉर्मल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा एक प्रोग्राम जिससे हमने इवन और चेक करा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड। देखो इसमें हमने इफ़ एल्स लूप का यूज़ किया है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट अगर आप लोग को, चलो इफ़ एल्स लूप भी पहले देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखूँ कि इफ़ एल्स लूप्स, ठीक है, इफ़ एल्स लूप्स इन पाइथन। देखो इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स ये होता है, जैसे मैंने एक, मान लो एक नंबर लिया एन, एन को मैं ऐसे इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ एन इनपुट, इंटीजर इनपुट चाहिए मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ इंट इनपुट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर नंबर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया कि एक नंबर एंटर कर दो। फिर अब हम लोग इसके ऊपर कंडीशंस चेक करेंगे कि इफ़, सिंटेक्स देखो पहले हम लोग लिखेंगे इफ़। अब हमें चेक करना है कि क्या एन ग्रेटर दैन 100 है। अगर हमारा नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो 100 से बड़ा है, तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक कोलन लगाओगे, फिर एक एंटर प्रेस करोगे। अब यहाँ पे नोटिस करो, जब मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इतना स्पेस छूट के आ गया। ये क्या है, ये जो स्पेस है ना, ये एक टैब के बराबर होता है। मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ तब इतना आ रहा है। रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये करके। अगर मैं स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर दूँ, तो यहाँ पर देखो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो ये इतना गैप आ रहा है। तो इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन 100, तो हमें क्या करना है, प्रिंट, हमें प्रिंट करना है
कि yes it is greater than 100, ठीक है, yes it is greater than 100। अगर वो else, अगर वो 100 से बड़ा नहीं हुआ, सबसे पहले देखो हमारी कंडीशन क्या थी कि वो 100 से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो। मान लो अगर वो बड़ा नहीं हुआ, ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई वो बड़ा नहीं हुआ, तो क्या करूँगा, तो क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नो इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 100, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो कंडीशन बना दी। हम इसे रन करेंगे, ये हमसे एक इनपुट मांगेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 89, नो इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 100। दोबारा करते हैं, नंबर मांगा, मैंने लिखा 90, नो इट इज़ नॉट ग्रेटर, मैंने लिखा 101, येस इट इज़ ग्रेटर दैन 100, ठीक है। तो ये सिंपल इफ एल्स का लॉजिक है, जहाँ पे ऐसा सिंटेक्स होता है, जहाँ पे हम लोग कोलन लगाते हैं और ये जो एक टैब का स्पेस छोड़ते हैं इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन देना होता है, ये बताने के लिए होता है कि जो हमारा इफ़ ब्लॉक है ना, उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। ये जो इफ़ ब्लॉक है उसके अंदर इतना लिखा हुआ है कि इफ़ के अंदर प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं देता ना, तो ये जो प्रिंट वाला सेंटेंस है वो इफ़ के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इफ़ के अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए ये एरर दिखा रहा है, समझे। तो वहाँ पे इंडेंटेशन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दो बार प्रिंट लिखता ना, अगर मैं यहाँ पर लिखता ऐसे, एक और प्रिंट स्टेटमेंट में से लिखता दिस इज़ ऑल्सो इन इफ़ ब्लॉक, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँ, मैंने एक नंबर एंटर किया, इफ़ के अंदर कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 100, तो मैं लिखूँगा 101, तो क्या होगा, येस इट इज़ ग्रेटर देन 100 एंड दिस इज़ ऑल्सो इन इफ़ ब्लॉक। ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पे एक एक इंडेंटेशन है, इसलिए दोनों इफ़ ब्लॉक के अंदर है, समझे। इस तरीके से एक और कंडीशन होती है एल्स इफ़। एल्स इफ़ में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमने प्रिंट किया कि अगर नंबर ग्रेटर देन 100 है तो ये करना है, पर मैं चाहता हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर देन 100 नहीं है, मान लो 100 से छोटा है बट नंबर 50 से बड़ा है, ठीक है, 50 से बड़ा है, तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट यस इट इज़ ग्रेटर देन 50, 50, ओके। ओके, एल्स इफ में ये एरर दे रहा है क्योंकि पाइथन में हम लोग एल्स इफ की जगह एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एल्स इफ किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एलिफ यूज़ करते हैं, एल्स इफ नहीं एलिफ। मैं इसे रन करूँगा, मैं कोई नंबर लिखा, अगर 100 से छोटा और 50 से बड़ा लिखूँ, मैं लिखूँ 70, तो यहाँ पे बोलेगा येस इट इज़ ग्रेटर देन 50। तो इसने क्या किया, मैंने एक नंबर एंटर किया, इसने चेक किया क्या ये नंबर 100 से बड़ा है, नहीं, तो ये अगले एलिफ ब्लॉक में गया। क्यों, अगर ये नहीं है, एल्स इफ़ अगर ये 50 से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो, अगर वो 50 से भी बड़ा नहीं होता तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाता। अगर मैं इसे दोबारा रन करूँ और मैं 50 से भी छोटा लिखूँ, मैं लिखूँ 40, तो क्या होगा, नो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 100, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है नो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 100 एल्स ब्लॉक में। तो समझ रहे हो, इसी तरीके से हम लोग बहुत ढेर सारे ब्लॉक्स बना सकते हैं, एक पूरी लैडर बना सकते हैं कि इफ़ ये देन ये, इफ़ ऐसे ही इफ़ एलिफ 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 एलिफ, और लास्ट में आके हम लोग एक एल्स ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो क्यों ना इसे हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, चलो आ जाओ। अगर मैं बोलूँ सिंपली कि एक हमें प्रोग्राम बनाना है, मैं यहाँ पे लिखा कि प्रोग्राम 001, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल ग्रेड्स कैलकुलेटर, ठीक है। हमें ग्रेड असाइन करना है बच्चों को। ग्रेड कैसे असाइन करना है कि अगर किसी के मार्क्स 100 हैं तो हम उसको देंगे ओ ग्रेड, अगर किसी के मार्क्स 90 प्लस हैं तो हम लोग उसको देंगे ए प्लस ग्रेड, अगर किसी के मार्क्स 80 प्लस हैं तो हम लोग उसको देंगे ए ग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मार्क्स को इनपुट लेना है। मैं लिखूँगा मार्क्स, मार्क्स को मैं सिंपली एम लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। एम इज़ इक्वल टू इंट इनपुट, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर योर मार्क्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको थोड़ा सा सुंदर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा एक इफ़ एल्स लैडर बनाएंगे। लैडर क्या होता है, अगर ऐसे एक पूरा प्रोग्राम बनता है जहाँ पे अलग अलग कंडीशन होती है तो इसको एक इफ़ एल्स लैडर बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एक इफ़ एल्स लैडर बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इफ़ अगर m जो है वो इक्वल टू 100 है, 100 नहीं, हमें तो 90 प्लस पे ओ ग्रेड चाहिए, चलो ठीक है 100 पे, ठीक है। अगर m 100 है तो हम करेंगे प्रिंट ओ, ठीक है। अगर एलिफ एलिफ
m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हम करेंगे प्रिंट a प्लस। फिर हम करेंगे एलिफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो हम करेंगे प्रिंट a। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग पूरी ढेर सारी कंडीशन बना सकते हो। जैसे आपको 80 के बाद मान लो 70 चाहिए, 60 चाहिए, 50 चाहिए, 40 चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 80 के बाद यहाँ पर मुझे चाहिए 70, 70 के बाद 60, फिर 50 और फिर 40। तो क्या होगा, 80 पे अगर ए है तो 70 पे क्या होगा, बी प्लस। 60 पे क्या होगा, बी। 50 पे क्या होगा, सी। 40 पे क्या होगा, डी। और कोई किसी का अगर एक लास्ट एल्स कंडीशन भी डाल देते हैं कि इफ़ एम इज़ लेस देन 40। देखो हमने 40 तक तो डाल दिया कि 40 से बड़ा या 40 के इक्वल हो तो डी ग्रेड। लेकिन कोई अगर एम 40 से भी नीचे है कोई बच्चा, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा कि फेल। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम लोग फेल। ठीक है, ओके। सो एवरीथिंग इज डन। हमने प्रॉपर एक इफ एलिफ 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 एल्स पूरी एक लैडर बना दी। तो इसका चलो इसका एक ड्राई रन करते हैं कि क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होगा, वो एम इनपुट लेगा, उसके बाद फिर वो चेक करेगा कि क्या एम 100 के इक्वल है। अगर वो 100 के इक्वल है तो वो ओ प्रिंट करेगा। फिर वो चेक करेगा कि क्या एम 90 के इक्वल है। अगर मान लो वो 100 के इक्वल नहीं हुआ, मान लो 100 के इक्वल नहीं हुआ, तो वो चेक करेगा क्या वो 90 के ऊपर है। 90 के ऊपर हुआ तो वो ए प्लस प्रिंट करेगा। अगर वो 90 के भी ऊपर नहीं है उसके मार्क्स, तो फिर वो चेक करेगा क्या वो 80 के ऊपर है। अगर वो 80 के ऊपर है तो ए प्रिंट करेगा। ये भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा, ये भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा, ये भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा, ये भी नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा। अगर वो उसके मार्क्स 40 के भी ऊपर नहीं है और ये सारी कंडीशंस फेल हो गई, तो क्या होगा, लास्ट में जो बची हुई कंडीशन है उसमें चला जाएगा। एल्स में एक्चुअली हम लोग कंडीशन ही नहीं देते, सॉरी। ठीक है, इसको हम लोग एल्स की जगह एल्स में सिंपली एल्स ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, एलिफ में कंडीशन देते हैं, इफ़ के अंदर कंडीशन देंगे, एलिफ कंडीशन के अंदर कंडीशन देंगे। एल्स क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली एल्स में चला जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं पास हुआ, सब कुछ नहीं पास हुआ, एल्स। एल्स मतलब अगर कुछ भी नहीं हुआ भाई तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो इसने मुझसे मार्क्स मांगे, मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 100, तो क्या हुआ, ओ ग्रेड। अगर मैंने मार्क्स एंटर किए 80, ए ग्रेड। अगर मैंने मार्क्स एंटर किए 23, फेल। अगर मैंने मार्क्स एंटर किए 57, चलो सी ग्रेड। ठीक है, 57 पे सी ग्रेड। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो ये था हमारा सिंपल इफ़ एल्स कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, समझे। अब यही इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनके अंदर दो और चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। वो होते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखो ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि कोई कंटिन्यू स्टेटमेंट का, देखो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक इफ़ एल्स लॉजिक है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो हम लोगों ने इफ़ एल्स लॉजिक देख लिया, हमने देख लिया इफ़ एल्स से हम लोग इवन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑपरेटर के कुछ और ऑपरेशंस हैं जहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स, देखो डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम लोग अपने VS कोड में, और मैं ये पूरी चीज़ को जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्टिंग डिजिट्स सीखेंगे, हम लोग डिजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, एक नंबर लिया, एक नम वेरिएबल बनाया, उसमें 1 2 3 उसकी वैल्यू दे दी। अब उसे लास्ट डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट क्या है 3। तो वो लास्ट डिजिट कैसे निकालेगा, उसने क्या किया, नम मॉडुलस 10। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे अगर मैं 100 को 10 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका रिमाइंडर आएगा 10। अगर मैं किसी नंबर मान लो कि मैंने मान लो किया कि 120, ठीक है,
100 और 120 ये सब तो 10 से, ठीक है। लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10। देखो लास्ट डिजिट मतलब क्या, 1 2 3 का लास्ट डिजिट क्या है, 3। तो अगर हमें किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना होता है तो इसने क्या लिखा है, नम मॉड्यूलस 10। अगर मैं इसे रन करूँ यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करूँ कि प्रिंट लास्ट डिजिट, एंड इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर लास्ट डिजिट को हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड लास्ट, ठीक है। फिर मैं इसे रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या था, 3, एंड सेकंड लास्ट था 2। तो यहाँ पर बेसिकली जब भी अगर आपको लास्ट डिजिट प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी नंबर अगर आप मॉडुलस लोगे 10 के साथ तो आपको राइट मोस्ट डिजिट यानी कि उसका लास्ट डिजिट प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप लोग उसको इस तरीके से सेकंड लास्ट डिफाइन करोगे कि उसको आप लोग पहले फ्लोर डिवीजन करोगे 10 के साथ, फिर 10 से मॉडुलस लोगे तो वो सेकंड लास्ट होगा। चलो इसे यहाँ पर ऐसे करके समझते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पर है 123, ठीक है। अब 123 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, ऐसे ही डिवाइड करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर लिखा 1, 10 1 ज़ा 10, फिर यहाँ पर रिमाइंडर आया 2, मैंने यहाँ पे लिखा 3, 10 2 ज़ा 20, मैंने यहाँ पे लिखा 20, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 3। ये जो हमारा रिमाइंडर था ये हमारा किससे आता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर से, और 3 क्या है हमारा लास्ट डिजिट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बेसिकली याद कर लेनी है कि किसी भी नंबर को अगर आप लोग एन मॉडुलस 10, कोई भी नंबर अगर आपका उसको 10 से मॉडुलस करते हो तो उस नंबर का लास्ट डिजिट हमेशा वही आएगा। अगर आप लोग किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस करोगे तो हमेशा आपको लास्ट डिजिट ऐसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो आप उसको 10 से मॉडुलस कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ दोबारा सेकेंड लास्ट के लिए, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 10 2 ज़ा 20 किया, यहाँ पे आया 5। 5 क्या था, यहाँ पे लास्ट डिजिट था। देख रहे हो, मतलब किसी भी नंबर पे अगर हम लोग ले रहे हैं, मैंने 123 पे भी किया तो भी ये काम कर रहा है, 25 पे भी किया तो भी ये काम कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, हमारा मॉडुलस जो होता है वो हमें रिमाइंडर देता है, और अगर हम लोग किसी भी चीज़ का मॉडुलस 10 से कर रहे हैं तो हमें हमेशा जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमें सेकेंड लास्ट डिजिट निकालना है, मान लो किसी नंबर का सेकेंड लास्ट डिजिट अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले उस नंबर का हमने फ्लोर डिवीजन लिया है 10 के साथ। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, उस नंबर का हमें क्या करना है, क्वोशंट निकालना है। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, क्वोशंट होता है। तो मैंने 123 लिया, 3 लास्ट डिजिट था और 2 क्या था, सेकंड लास्ट डिजिट था। तो सबसे पहले मुझे इसका फ्लोर डिवीजन करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 10 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को मैं 10 से मॉडुलस जब लूँगा तब मुझे मिलेगा सेकंड लास्ट डिजिट। देखो ये लॉजिक आप लोग एक बार के लिए अभी के लिए याद कर लो, ठीक है। जब आप लोग इसको एक बार के लिए अभी के लिए याद कर लोगे ना तो आप लोग को ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन से हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, हमने ये पहले लेक्चर में देखा था। और मॉडुलस से हमें मिलता है रिमाइंडर। तो मैंने 123 को लिया और मैंने 123 को यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 1 ज़ा 10, फिर मैं यहाँ पर रिमाइंडर आया 2, फिर मैंने यहाँ पर 3 लिया, 10 2 ज़ा 20 किया, और यहाँ पर फिर रिमाइंडर कितना मिला, 3। देखो अब जो रिमाइंडर मिला वो तो 3 है, 3 क्या है हमारा, 3 हमारा लास्ट डिजिट है, 123 का लास्ट डिजिट 3 है। हमें क्वेश्चन कितना मिला, 12। अब आप लोग को क्या करना है, 12 को आप लोग को 10 से मॉडुलस करना है। अगर मैं ऐसे 12 को 10 से डिवाइड करूँ और मैं करूँ 10 1 ज़ा 10, और मुझे रिमाइंडर कितना मिला, 2। 2 क्या है यहाँ पर, 2 है हमारा सेकेंड लास्ट डिजिट। ये लॉजिक आप लोग को हमेशा हमेशा याद रखना है, हमेशा काम आएगा आपको ये चीज़, कि आप लोग को जब भी लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने को बोला जाए तो आप लोग मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से इस तरीके से सेकंड लास्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आप लोग फ्लोर डिवीजन करोगे 10 के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा अगर आप लोग उसको 10 से मॉडुलस लोगे तो आप लोग को बेसिकली सेकंड लास्ट डिजिट एज एन आउटपुट मिलेगा। So this was all the operation of modulus operator for extracting digits, extracting these last numbers and second last numbers. Fine, ठीक है। And now we'll move on to our next topic. ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, ठीक है, भूलना नहीं है इस चीज़ को। अगर आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है दोबारा इसको रिपीट कर लेना, अपने नोटबुक में कहीं पे इसको नोट कर लो, ठीक है, कि इसका लॉजिक क्या होता है।
फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू आर मोर नेक्स्ट ऑपरेशन. ठीक है, साइक्लिक रैप अराउंड ऑपरेशन. देखो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे अगर आप लोग को कोई भी 24 आवर जो क्लॉक टाइम होता है, 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होता है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 से लेकर 24 तक जाएगा, फिर दोबारा वो 0 1 2 हो जाएगा. लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि रात के अगर 9 बज रहे हैं और 21 है, 21 में अगर आप +5 करते हो तो वो 26 हो जाएगा, और 26 होता नहीं है कुछ. ठीक है, तो 26 का मतलब होता है रात के 2 बजना. तो अगर आपको कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है कि 26 की जगह पर वो मुझे 2 दिखाए, तो आप लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके. ठीक है, कन्वर्टिंग अ 24 आवर क्लॉक टाइम. देखो सबसे पहले इसने यहाँ पर क्या किया, एक आर नाम के वेरिएबल में 21 स्टोर किया, फिर एक फ्यूचर आर नाम के वेरिएबल में मान लो मुझे आर में +5 करना है. 21 मतलब कितना, रात के 9 बज रहे हैं, 21 मतलब 20 मतलब देखो 18 मतलब 6 होता है, उसमें 3 ऐड कर दो, 9 बज गए रात के 21. 21 में अब मैं 3 ऐड करूँगा तो 12 बज जाएंगे, 24, उसके बाद फिर 1 2 वापस स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर मैं 21 में 5 ऐड करता हूँ तो वो हो जाएगा 26. 26 को अगर मैं 24 से मॉडुलस करूँगा ना तो वो हमेशा 2 आएगा. देखो अगर मैं इसे कोड में ऐसे इंप्लीमेंट करूँ, आर नाम के वेरिएबल ने 21 स्टोर किया, फ्यूचर आर नाम के वेरिएबल में मैंने आर में अगर 5 ऐड किया और फिर मैं इसको 24 से जाके मॉडुलस कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू आती है 2. काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा. देखो देख लो, मतलब अगर आपको किसी भी वेरिएबल को 24 आवर क्लॉक टाइम में ऐसे कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिकली उसको 24 के साथ ही बस मॉडुलस ले लेना है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आप लोग इसे खुद ही करके देख लेना. ठीक है, सिंपली बस ऐसे कर लेना और फिर इसे रन करोगे तो यहाँ पर एक सेकंड इसको प्रिंट भी तो करना है. यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट फ्यूचर आर. ठीक है, क्योंकि मैंने फ्यूचर आर वेरिएबल में सेव किया था, एंड यहाँ पे मुझे आंसर 2 मिल जाएगा. फाइन. सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ और मॉडुलस ऑपरेटर. यहाँ पर अगर आप लोग कुछ भी जिस हिसाब से एडजस्ट करोगे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. ठीक है, तो हमने मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से ढेर सारे उसके ऑपरेशंस देख लिए, हमने डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने 24 आवर क्लॉक टाइम के बारे में देखा. ठीक है, तो इस तरीके से मॉडुलस ऑपरेटर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. मूविंग ऑन टू आर कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ़ एल्स लॉजिक ऑपरेटर्स एंड ऑल. ठीक है, इफ़ एल्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है. बेसिकली अब हमें पढ़ना है लॉजिक ऑपरेटर्स, यानी कि एंड और ये सारी चीज़ें. हम लोग जो इफ एल्स के अंदर कंडीशन बनाते थे ना, जैसे इसमें लिखा है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसके बाद उसने एंड यूज़ किया है. तो यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. जो ये एंड और ऑपरेटर्स है ना, यही है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो बेसिकली यहाँ इस कोड में क्या है, इसने एज इज इक्वल टू एक एज डिफाइन करी, हैज़ आई डी इज इक्वल टू ट्रू. ट्रू क्या है, बुलियन ऑपरेटर. ठीक है, तो इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड हैज़ आईडी, मतलब उस इंसान की एज 18 से बड़ी है और उसके पास आईडी भी है, ये दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए तभी वो इफ़ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो जो एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, इसका मतलब यही होता है कि जो दोनों चीज़ें होंगी अगर वो ट्रू होंगी तभी वो ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पर सिर्फ हैज़ आईडी लिखा है, सिर्फ हैज़ आईडी लिखा है, इसका मतलब ये है कि हैज़ आईडी ट्रू होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो हम लोग प्रिंट कर देंगे एंट्री अलाउड इफ़ एज इज़ लेस देन 18, एंड वहाँ पे लिखा है और नॉट हैज़ आईडी. अगर मैं यहाँ पर नॉट हैज़ आईडी का मतलब ये हुआ ना कि हैज़ आईडी अगर ट्रू है तो नॉट हैज़ आईडी का मतलब क्या होगा, फॉल्स. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हैज़ आईडी इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी वही चीज़ है. नॉट हैज़ आईडी एंड हैज़ आईडी इज़ इक्वल टू फॉल्स, दोनों सेम ही चीज़ है. अगर आप लोग कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लोग इसे ऐसे लिख लो कि अगर एज उसकी 18 से कम है और उसके पास आईडी भी नहीं है तो हम लोग लिख देंगे नो एंट्री. सिंपल. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने दो इफ़ कंडीशन डाले हैं, जिसमें एक में हमने एंड का यूज़ किया है, एक में हमने और का यूज़ किया है. ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है एंड उसके पास आईडी है तो हम लोगों ने सिंपली उसको एंट्री अलाउ कर दी है. एज लेस देन 18 है और आईडी नहीं है तो हमने एंट्री नो एंट्री लिख दिया है सिंपली. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हैज़ आई डी इज़ इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पर नो एंट्री आ रहा है, मुझे हैज़ आई डी इज़ इक्वल टू ट्रू करूँगा तो मुझे एंट्री अलाउड हो जा रही है. फाइन. सो दिस वॉज द सिंपल ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है बेसिकली अभी अभी जो हमने सीखा हैज़ आईडी और एज का यूज़ करके.
ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, बेसिकली वही चीज़ है। इसमें हम लोगों ने बस नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक का यूज़ किया है, ठीक है। नेस्ट करना मतलब किसी चीज़ को होता है कि एक इफ ब्लॉक के अंदर मैंने एक दूसरी इफ एल्स की लैडर लगा दी, ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पर देखो, जब मैं इसे रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक हैज़ आई डी इज इक्वल टू मान लो फॉल्स कर दिया। अब मैंने इसे रन किया तो ये बोल रहा है एंटर योर एज। मैंने यहाँ पे एज 19 दी तो बोल रहा है सर यू नीड एन आईडी, क्योंकि अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 है तो वो चेक कर रहा है कि क्या मेरे पास आईडी है। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन अगेन चेक इफ। वो है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप्स, जिसके अंदर हम लोग एक इफ ब्लॉक के अंदर एक दूसरा इफ एल्स ब्लॉक लगाए हैं। फाइन। नाउ कमिंग टू ऑपरेटर्स, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। यहाँ पे हमने ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने नॉट इक्वल टू को डिस्कस नहीं किया था। बेसिकली नॉट इक्वल टू का ऑपोजिट, जहाँ पे हम लोग डबल इक्वल से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू को ऐड नहीं किया था। सो डबल इक्वल्स से बेसिकली हम लोग चेक करते थे कि 5 डबल इक्वल्स 5, तो वो ट्रू देता था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 5 नॉट इक्वल्स, और मैं यहाँ पर लिख दूँ 4, तो और मैं इसे यहाँ पर नीचे वाली चीज़ें सारी कॉमेंटेड हैं, तो फिर मैं इसे यहाँ पर सिंपली रन करूँगा तो मुझे ये ट्रू दे देगा, ठीक है। क्योंकि 5 4 के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा तो मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि 5 5 के इक्वल है। सो इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। डबल इक्वल्स टू यानी इक्वल टू चेक करने के लिए, देन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, एंड लेस दैन और इक्वल टू। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंफ्यूजिंग असाइनमेंट इज इक्वल टू, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस बिहेवियर, ठीक है। देखो, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने इफ एल्स ब्लॉक डिस्कस किया, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेस्टेड इफ एल्स लूप भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे हमने एंड और डिस्कस किया था, फाइन। नेस्टेड कंडीशन में देख ली, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने रैंडम मॉड्यूल, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस एंड बिहेवियर। देखो, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे ना, एंड, और, नॉट, ये जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, इनकी कुछ प्रेसिडेंस होती हैं, प्रेफरेंस होते हैं, कि पहले हम लोग नॉट की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, फिर एंड की होती है, और फिर और की होती है। मतलब अगर आप लोग तीनों को एक लाइन में यूज़ कर रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो नॉट को दी जाती है। अगर मैं इसे यहाँ पे कोड में पेस्ट करूँ, और यहाँ पर मैं इसकी इंडेंटेशन वगैरह को सही कर दूँ, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कोड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है, एक वैल वेरिएबल को इसने बनाया है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस नॉट, एंड और इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेसिडेंस किसको दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले एक वैल वेरिएबल है, उसने लिखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। उसके बाद उसने लिखा है और फॉल्स एंड ट्रू। देखो, इसको एक साथ पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगी, इसको अलग अलग हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, फाइन। देखो, सबसे पहले इसने यहाँ पर लिख रखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स, उसके बाद और फॉल्स। अब देखो, सबसे पहले हम लोग नॉट को चेक करेंगे, फिर हम लोग एंड को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग और को चेक करेंगे, ठीक है। वी हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंस ऑर्डर। आप प्रेसिडेंस ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही क्योंकि आंसर होता है, जैसे आप लोग मैथ्स में बॉड मास को फॉलो करते हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंस ऑर्डर में हम लोग पहले नॉट को चेक करते हैं, उसके बाद एंड को चेक करते हैं, उसके बाद और को चेक करते हैं, फाइन। तो यहाँ पर देखो, जैसे वैल्यू में नॉट ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ फॉल्स को, मान लो मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने मान लो तीनों को ट्रू कर दिया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखो, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का क्या मतलब हुआ, फॉल्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स और ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग एंड को चेक करेंगे। एंड में क्या हुआ, ट्रू एंड ट्रू, दोनों चीज़ें जब ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू। फिर हम लोग और को चेक करेंगे, और में अगर कोई एक भी चीज़ ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। एक सेकंड, इसको अभी हमें प्रिंट भी तो करना है, क्योंकि हमें प्रिंट वैल लिख देता हूँ, और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, तो आंसर ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हमने सही प्रेसिडेंस ऑर्डर को फॉलो किया है, ठीक है। आई होप दैट क्लियर।
अगर हमें इसे एक बार और दूसरे एग्जांपल से समझना हुआ, मान लो अगर मैं यहाँ पे तीनों जो ट्रू थे, मैं यहाँ पर नॉट फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पर नॉट फॉल्स और ट्रू एंड ट्रू, अगर ऐसे रहता तो नॉट फॉल्स ट्रू हो जाता, फिर तीनों चीज़ें ट्रू हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, अगर मैं इसमें ऐसे करूँ, देखो हमने नॉट फॉल्स को ट्रू में लिख दिया और फिर मान लो मैं बीच वाली जो चीज़ है यहाँ पे ट्रू और ट्रू का मतलब तो ट्रू ही हुआ, लेकिन हमें पहले क्या करना है, एंड वाली चेक करना है। तो मान लो मैं ट्रू की जगह एक फॉल्स कर जाऊँ, तीनों ट्रू रहेगा तो ऑफकोर्स आंसर ट्रू ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया नॉट फॉल्स यानी ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रू, ठीक है। सो दैट मीन्स आर लॉजिक इज वर्किंग करेक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एंड से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ बस याद रखनी है कि प्रेसिडेंस में सबसे पहले नॉट को प्रेसिडेंस दी जाती है, फिर एंड को प्रेसिडेंस दी जाती है, फिर और को प्रेसिडेंस दी जाती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ लिख रखी है, एक्स को इसने ज़ीरो डिफाइन किया, फिर इसने इफ़ में कंडीशन लिखी, इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हमेशा ही फॉल्स रहेगा, क्योंकि एक्स तो हमें पता है ज़ीरो है, ठीक है। अगर वो चीज़ हमेशा ही फॉल्स रहेगी तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है जहाँ पे हम लोग 10 को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो पाइथन आपको एरर थ्रो करेगा। तो आप ऐसे करोगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। लेकिन क्योंकि पहली कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, तो ये जो दूसरी कंडीशन है ना, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। हमने एंड में क्या पढ़ा, एंड में हमने पढ़ा कि दोनों चीज़ें जब ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। अगर पहली ही चीज़ फॉल्स हो गई तो आंसर ऑफ कोर्स फॉल्स ही आएगा। तो जब अगर पहली चीज़ फॉल्स हो गई तो एंड जो होता है ना वो दूसरी चीज़ को चेक ही नहीं करता है। चलो देखो मैं इसे यहाँ पर हम लोग इसे कोड में करके समझते हैं। देखो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो था, ठीक है। इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या हुआ, हमेशा ये चीज़ फॉल्स ही होगी, ठीक है। अगर मैं इसे नॉर्मली रन करता तो यहाँ पे ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली रन करूँगा तो एरर आएगा। एरर से बचने के लिए ही हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, एंड का यूज़ किया था। एंड की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका पहला वाला ही जो फर्स्ट हाफ है अगर वो ऑलरेडी फॉल्स हो गया तो लेटर हाफ एग्जीक्यूट ही नहीं होता, इसलिए हम लोग एंड को बोलते हैं फॉल्स लवर। जैसे ही इसको फॉल्स मिलता है वैसे ही वो अगला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करता। एंड को हम लोग बोलते हैं फॉल्स लवर। इसी तरीके से और को बोला जाता है ट्रू लवर, क्योंकि एंड में तो देखो दोनों जब ट्रू होंगे तभी जो है कि वो आंसर आएगा ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हुए या दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो भी एंड में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह ट्रू जो है, जो हमारा और वाला एग्जांपल होता है, और में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। इसी तरह हम लोग एंड को बोलते हैं फॉल्स लवर और को बोलते हैं ट्रू लवर। एंड को जैसे ही कोई फॉल्स मिलता है वो अगली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करता, और को जैसे ही कोई ट्रू मिलता है वो अगली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। सो और एंड इज़ अ फॉल्स लवर, क्योंकि अगर उसको पहली चीज़ फॉल्स मिल गई तो दूसरी चीज़ मैटर ही नहीं करती, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, आंसर हमेशा फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए एंड में, अगर एक चीज़ फॉल्स है तो सेकंड चीज़ चाहे ट्रू हो फॉल्स हो दैट डजेंट मैटर। इसीलिए एंड जो है अगर फर्स्ट हाफ फॉल्स है तो दूसरा हाफ एग्जीक्यूट नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे हम लोग ज़ीरो डिवीजन एरर से बच गए, ठीक है। इसका आप लोग को एग्ज़ाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ आप लोग याद रखो, फाइन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल how we have learned that and is a false lover and or is a true lover. Now let's move on to our random numbers. देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रैंडम लाइब्रेरी को ऑलरेडी देख रखा था कि रैंडम लाइब्रेरी हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। आज हम लोग उसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इस तरीके से मैंने रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर 3 बेसिक फंक्शंस हैं जो हमें रैंडम लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला है रैंडम डॉट रैंडम। देखो किसी भी अगर रैंडम लाइब्रेरी के अगर आपको फंक्शन को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप वो लाइब्रेरी का नाम लिखोगे, फिर आप डॉट लगाओगे, फिर आप फंक्शन का नाम लिखोगे। तो बेसिकली हमें जो 3 फंक्शन पढ़ने हैं वो है रैंडम, रैंडेंट और चॉइस, ठीक है। तो ये जो 3 फंक्शंस हैं इसको देखो एकदम बेसिक से समझो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, 3 ही चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मान लो
चॉइस क्या होता है? आप कुछ नंबर्स ऐसे एक चॉइस में दोगे 1 2 3 4, उनमें से कोई एक ऑटोमेटिकली वो रैंडमली दे देगा। रैंड में आप कोई एक रेंज दोगे 1 टू 6, उसमें से कोई एक रैंडमली दे देगा। और जो डॉट बस नॉर्मल रैंडम फंक्शन है, उसमें वो 0.0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली इसको लिखूँ इस तरीके से, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको रैंडम डॉट रैंडम, इसको अगर हम लोग अपने कोड में इम्प्लीमेंट करें, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इन सबको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। मैं रैंडम डॉट रैंडम, सबसे पहले रैंडम फंक्शन को यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे। फिर ये रैंडेंट फंक्शन को, जिसमें हम लोग एक दी गई रेंज में से कोई रैंडम वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड थर्ड वुड बी आवर चॉइस फंक्शन, जिसमें हम लोग को कुछ चॉइसेस हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं, उनमें से कोई एक वो रैंडम वैल्यू ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। देखो, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले क्या, कोई भी 0.0 से 1.0 के बीच में कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया। फिर 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी एक नंबर आ गया, उसने 4 ले लिया। फिर थर्ड में हमने जो चॉइस दी थी 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर आ जाए, तो फिर से वो 4 ही आ गया। तो बेसिकली ये रैंडमाइज है। मैं जितनी बार भी रन करूँगा ना, हर बार अलग अलग नंबर्स आएंगे, देख सकते हो। हर बार वो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रैंडम लाइब्रेरी, जहाँ पर ये तीन फंक्शंस की मदद से, ये जो तीन बेसिक फंक्शन है ना, आप इनकी मदद से बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप कोई भी एक डाइस बना सकते हो, जैसे मैंने रैंडम फंक्शन दिया, उसमें हमने रेंज दी कि 1 से लेके 6 के बीच में। तो बेसिकली वो 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी एक नंबर देगा, तो वो एक डाइस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को बहुत ढेर सारे इसके ऑपरेशंस, आप बहुत सारे इसके अलग अलग प्रैक्टिकलिटीज़ हैं जिनको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, गेम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लूप्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब पढ़ेंगे। और हम लोग एक कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, गेम्स भी बनाएंगे, जिसमें हम लोग रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। So that's all was for today's lecture. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoyed today's video, and I'll see you in the next one. Bye.